वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दीनदयाल गुप्ता, एचओडी साइकोलॉजी, एसएन सिन्हा कॉलेज टेकारी, मगध यूनिवर्सिटी बोध गया बिहार। साइकोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है विकास और अधिगम। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि विकासात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत बच्चे किस तरह से लर्निंग करते हैं, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में कौन कौन सी चीज़ें सीखने के लिए वे ज़्यादा सक्षम बनते हैं। यह टॉपिक बीए ऑनर्स पार्ट 1 के लिए है, सब्सिडरी के लिए भी महत्वपूर्ण है, पेपर 1 के लिए, और इसे हम लोग जनरल साइकोलॉजी के अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि विकास के क्रम में अधिगम क्या है। विकास के क्रम में प्राणियों में उन सभी शारीरिक और मानसिक योग्यताओं क्षमताओं में सृजनात्मक वृद्धि परिलक्षित होती है, जिस कारण से वह अपने आसपास के बदलते वातावरण के साथ समायोजन कर पाता है और अपने दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पूर्ण उपयोग आसानी से कर पाता है। यानी विकास के क्रम में बच्चे उन सब चीज़ों को सीखते हैं जिससे वे अपने जीवन में के वातावरण में समायोजन कर सके, एडजस्ट कर सके, और यह परिवर्तन या विकास उनके शारीरिक रूप में भी होता है और मानसिक रूप में। शारीरिक रूप से भी उन्हें योग्यताएं मिलती हैं, क्षमताएं मिलती हैं, और मानसिक रूप से भी योग्यताएं मिलती हैं और क्षमताएं मिलती हैं, और इसका उपयोग वह भावी जीवन में वातावरण के साथ समायोजन करता है। इन योग्यताओं और क्षमताओं का उपयोग करके वह दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाता है और मानसिक शक्तियों का पूर्ण उपयोग आसानी से कर पाता है। यह परिवर्तन मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में प्रकट होता है। पहला है शारीरिक विकास। बच्चा जब पैदा होता है तो उसका वजन, लंबाई बहुत कम होती है, 2 किलो 3 किलो, लेकिन जैसे जैसे वह बढ़ता जाता है उसके शरीर के मांसपेशियों में विकास होता है, वृद्धि होती है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है, वजन में वृद्धि होती है, उसका भार बढ़ता है और उसमें जो है शारीरिक विकास होता है, उसकी मांसपेशियां बढ़ने लगती हैं। जब बच्चा छोटा रहता है तो वह चलने में भी असमर्थ रहता है, दिन भर बिछावन पर सोया रहता है, घुलट भी नहीं पाता है, लेकिन जैसे जैसे वह बढ़ता है उसका शारीरिक विकास होता है, जितने उसके ऑर्गन्स होते हैं समानुपातिक रूप से बढ़ते जाते हैं और वह धीरे 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 क्रमशः बढ़ते हुए शारीरिक विकास की ऑप्टिमल क्षमता को प्राप्त करता है। तो विकास के क्रम में शारीरिक विकास जो है सर्वप्रथम बच्चों में होता है। मानसिक विकास। मानसिक विकास का तात्पर्य होता है सोचने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता, परसेप्शन की क्षमता, समस्याओं को समाधान करने की क्षमता, सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने की क्षमता और लर्निंग की क्षमता, सीखने की क्षमता का विकास होना मानसिक विकास या मेंटल डेवलपमेंट कहलाता है। कॉग्निटिव विकास होता है। कॉग्निटिव विकास का अर्थ उसमें मस्तिष्क में संसार के वस्तुओं को समझने की क्षमता विकसित हो जाती है, उन्हें पहचानने की क्षमता विकसित हो जाती है और वह क्षमता भी आ जाती है जिससे वह वातावरण में समायोजन कर पाता है। तो मानसिक विकास का तात्पर्य जो है संज्ञानात्मक विकास से होता है। सांवेगिक विकास या इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट का अर्थ होता है बच्चों में परिस्थिति के अनुकूल हाव भाव का उत्पन्न होना, या प्रेम, घृणा, क्रोध के रूप में होता है। जो चीज़ें उसे पसंद आती हैं उसके प्रति उसमें प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, उसके पास वो जाना चाहता है, उसे पाना चाहता है, उसे पकड़ना चाहता है, उसके साथ खेलना चाहता है। घृणा जिस वस्तु से होती है उसको देख के रोने लगता है, डरने लगता है, उसके पास जाना नहीं चाहता है। उसके बाद जो है वस्तुओं के बारे में जो है उसके अंदर क्रोध भी आता है, जैसे जो चीज़ें उसे पसंद है उसके विपरीत अगर कोई काम करता है तो उसके अंदर
क्रोध का विकास होता है, क्रोध करने लगता है, गुस्सा करने लगता है, हाथ पाँव जो है पटकने लगता है, माथा नोचने लगता है, जोर जोर से रोने लगता है। ये जो है संवेगात्मक विकास होता है, परिस्थिति के अनुकूल उसके मस्तिष्क में परिवर्तन। अगला है मनोगत्यात्मक विकास होता है, साइकोमोटर डेवलपमेंट होता है। साइकोमोटर डेवलपमेंट का तात्पर्य होता है संवेदी और क्रियात्मक क्रियाशीलनों का संयोजन, समन्वय स्थापित करना, अर्थात सेंसरी मतलब कॉग्निटिव और मस्तिष्क से संबंधित क्रियाओं का, साइकोमोटर मतलब मांसपेशियों से जो क्रियात्मक कार्य करते हैं उसके बीच में तालमेल बैठता है। जैसे उसका पैर तो रहता है लेकिन वो बचपन में चल नहीं पाता है, लेकिन जैसे जैसे उसके पैर और सेंसरी मोटर से कोऑर्डिनेशन या समन्वय स्थापित होता है तो वह घुलटने लगता है, चलने लगता है, खड़ा होने लगता है। तो यह साइकोमोटर परिवर्तन होता है। बचपन में उसके हाथ इतने कोमल होते हैं, जिधर रहता है उधर ही ढुला जाता है, गर्दन भी टेढ़ा हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तब उसमें कोऑर्डिनेशन आने लगता है, मतलब मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच समन्वय स्थापित होना मनोगत्यात्मक विकास कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे कि विभिन्न अवस्थाओं में बच्चे क्या क्या सीख पाते हैं, अर्थात उनमें सीखने की क्षमता कब से शुरू होती है। पहला जो स्टेज होता है वो इन्फेंसी है, मतलब शैशव अवस्था, और इस अवस्था में लर्निंग की क्या क्या विशेषताएं होती है हम लोग यहाँ देखें। इसकी अवधि होती है जन्म से 6 वर्ष तक। अवस्था को शैशव अवस्था कहा जाता है। बच्चा जब जन्म लेता है तब से ही उसके अंदर सीखने की क्षमता होती है और धीरे धीरे वह अपनी क्षमता के अनुरूप सीखते चला जाता है। फ्रायड का ऐसा मानना है कि व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, संपूर्ण विकास 6 वर्ष तक जो है हो जाता है। 5 वर्ष तक ही हो जाता है, 6 वर्ष तक हो जाता है। तो यह अवधि जो होती है वह बच्चे के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बच्चा इस अवस्था में सीखने की सारी क्षमताओं का विकास कर लेता है। अब देखेंगे इस अवस्था में सीखने से क्या क्या परिवर्तन होते हैं। पहला है कि इसमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखते हैं कि बच्चा जब छोटा रहता है तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद उसमें बड़ी तेजी से परिवर्तन होता है और जल्दी जल्दी 3 वर्ष होते होते वह शारीरिक रूप से भी खड़ा होने लगता है, दौड़ने लगता है, चलने लगता है, अपनी बातों को कहने लगता है, अपने दुख सुख का जो की अनुभूति को प्रकट करने लगता है। कोई खुशी वाली बात है तो खुश हो जाता है, दुख की बात है तो दुख हो जाता है। अगर अपनी बातों को जो है माँ बाप के सामने बोली के माध्यम से या बोल कर जो है व्यक्त करने के काबिल हो जाता है। इस अवधि में उसमें मानसिक विकास में बड़ी तेजी से होता है, सीखने के प्रति उसमें बड़ी ललक होती है। संसार की जितनी भी वस्तुएं उसकी आंखों के सामने आता है उससे वह इंटरेक्शन करना पसंद करता है। उसके प्रति अगर पसंद आता है तो प्रेमात्मक संवेग बनता है उसके अंदर, नापसंद करता है तो हेट या घृणात्मक बनता है, लेकिन मानसिक विकास बड़ी तेजी से होता है। और यह अवस्था जो है बड़ा महत्वपूर्ण होती है, खास करके जन्म से लेकर 3 वर्ष की जो अवस्था होती है वह प्रारंभिक काल की अवस्था होती है। इसमें बच्चों के अंदर मानसिक और शारीरिक विकास बहुत तेजी से। इस अवधि में बच्चा अनुकरण करना सीख जाता है, दूसरे की बातों को देखकर, आदतों को देखकर, क्रियाओं को देखकर वैसा करना वह सीख जाता है। किसी चीज को दोहराना सीख जाता है। जैसे जैसे माँ बच्चे को कुछ बोलती है उसे वह दोहराने लगता है। माँ बोलती है पापा तो पापा बोलने लगता है। बचपन की बात, 3 वर्ष के पहले, 3 वर्ष तक तो जाते जाते वह बहुत कुछ बोलने लगता है, लेकिन जब बहुत छोटा होता है तो उस समय जो है माँ की आवाज़ को दोहराता है। वो नहीं पर जानता है कि पापा क्या है, लेकिन अगर माँ बोलती है कि बोलो पापा तो खूब अच्छा से पापा को दोहराता है, शब्द को दोहराता है और इसकी प्रवृत्ति उसके अंदर विकसित हो जाती है। यानी बच्चों में इस तरह की टेंडेंसी विकसित हो जाती है, वह किसी चीज़ को देखकर उसका अनुसरण करना सीख जाता है और सुनी ही बातों को दोहराना सीख जाता है। इसी काल में बच्चों का समाजीकरण भी प्रारंभ हो जाता है। समाजीकरण का अर्थ होता है
समाज में उत्पन्न या समाज में अवस्थित चीज़ों को सीखना या उसके अनुसार अपने आप को ढालना। जन्म के समय एक बच्चा प्योर या पूर्णतः जैविक होता है, बायोलॉजिकल होता है, उसे समाज के रीति रिवाज के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है। लेकिन जब वह बड़ा होता है, शिशुअवस्था में थोड़े जब उम्र बढ़ती है, तो सामाजिक परिवेश के अनुकूल उसका लालन पालन शुरू होता है। अगर हिंदू परिवार में पैदा हुआ है तो उसका कपड़ा, लालन पालन, नाम सब जो है हिंदू रीति रिवाज से होता है। अगर मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ है तो उसका सारा नाम भी मुस्लिम रहेगा, कपड़ा भी मुस्लिम पहनेगा, लालन पालन मुस्लिम तरीके से होता है, खान पान भी उसका उसी तरह से होता है। अगर क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होता है तो उसका भी लालन पालन, खान पान, कपड़ा लता सब वैसा ही होता है। मतलब बच्चे में इसी समय सामाजिकरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। माँ या उसके आसपास जो भी रहते हैं, भाई बहन, बड़े चाचा चाची, पापा लोग अपने विचारों के अनुकूल उसे सिखाने का प्रयास करते हैं, उसे रखने का प्रयास करते हैं और बच्चों में सामाजिक रीति रिवाजों को, तरीकों को सीखने की क्षमता धीरे धीरे विकसित होने लगती है और वह इसे सीखने लगता है। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी यह बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस समय बच्चों में शिक्षा की शुरुआत हो जाती है। लगभग जब बच्चा 3 साल का होता है तो माँ बाप उसको प्ले स्कूल में भेज देते हैं, जहाँ वह फॉर्मल रूप से या औपचारिक रूप से जो है सीखता है। तो यह जो समय होता है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है शिक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि इस समय बच्चे को जैसी शिक्षा दी जाती है उसका उसके जीवन के भावी व्यक्तित्व पर बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो लर्निंग के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो पृष्ठभूमि तैयार करने में इस अवस्था का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम लोग देखेंगे दूसरी अवस्था जो चाइल्डहुड है या बाल्यावस्था कहते हैं, उसमें लर्निंग में क्या क्या परिवर्तन है। बाल्यावस्था की जो अवधि होती है वह 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है, यानी 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे को जो है चाइल्डहुड स्टेज में माना जाता है, बाल्यावस्था का। 6 वर्ष में बच्चा जो है अब कम से कम 1 क्लास में जाने लायक हो जाता है। औपचारिक रूप से वह विद्यालयी विषयों को सीखने के काबिल हो जाता है। विद्यालय जाता है, अपना दोस्त बनाता है, दोस्तों के बीच में इंटरेक्शन करना वो सीख जाता है, खेलना, लड़ाई झगड़ा करना, यानी जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार वह व्यवहार करना सीख जाता है। अब जो है इसमें देखेंगे कि दोनों में क्या क्या परिवर्तन है। तो बाल्यावस्था का जो प्रथम चरण होता है वह 6 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक होता है, जिसमें बालकों की लंबाई और भार दोनों बढ़ते हैं। वह लंबा भी होता है और उसका वजन भी बढ़ता है। इसी समय वह भाषा को सीखना शुरू करता है। जो भी विद्यालय में उसे फॉर्मल या औपचारिक भाषा सिखाई जाती है उसको वह सीखना शुरू कर देता है। उसके प्रारंभिक अक्षरों को उसमें सीखने की क्षमता आ जाती है। अगला, इस काल में बच्चों में चिंतन और तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है। जब भी माँ बाप कोई काम करने के लिए करते हैं तो वह तर्क की कसौटी पर कसने लगता है, क्यों करें, ऐसा ही क्यों करें, ऐसा क्यों नहीं करें। तो उसमें जो है चिंतन और तर्क शक्ति का विकास हो जाता है। वह उसमें ऐसी क्षमता आ जाती है, वह अपने आप चिंतन करना शुरू कर देता है। किसी भी काम करने के पहले तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है। तो यह सीखने की क्षमता उसके अंतर्गत आ जाती है। अब बच्चा जो है इस काल के बाद पढ़ाई में रुचि लेने लगता है। उसका एक मात्र लक्ष्य हो जाता है पढ़ना, खेलना, खाना, क्योंकि परिवार के लोग भी इस पर जोर देते हैं। जैसे ही वह इस अवस्था में पहुंचता है, माँ बाप या सरकार भी प्रयास करती है कि उसका नामांकन विद्यालय में हो जाए, फॉर्मल स्कूलों में हो जाए। और बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो अपने दोस्तों के बीच इंटरेक्शन करते हैं, उनकी जो क्षमता है वह धीरे धीरे विकसित होती है और वे जो है अंतःकरण की क्रिया करना सीख जाते हैं। इसके बाद उनका मन जो है पढ़ाई में लगने लगता है, क्योंकि भाषा सीख लेते हैं, गणित के छोटे छोटे अंकों को सीख लेते हैं और उसके आधार पर वे अंतः क्रिया करके क्रियात्मक शक्तियों को सीखने लगते हैं। तो इस अवधि में आते आते बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगता है।
सहसावस्था में बच्चे जहाँ बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, कोई चीज़ को बहुत इसके पहले वाले स्टेज में, लेकिन जब बाल्यावस्था में आते हैं तो उनकी सीखने की जो गति होती है वो थोड़ी धीमी हो जाती है, क्योंकि उतना तेजी से तो नहीं सीखते हैं, लेकिन जो भी सीखते हैं उसमें स्थायित्व होता है, उसका रिटेंशन बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब जो चीज़ भी सीखते हैं उसकी धारणा बहुत देर तक उनके अंदर रहती है। यह जो अवस्था होती है यह मुख्य रूप से विद्यालयीय अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे अपना जो है अधिक मूल्यवान समय विद्यालयों में गुजारते हैं, और विद्यालय में जो फॉर्मल तरीके से सिखाया जाता है उसे वो बड़ी आसानी से सीख लेते हैं, जो कि उनके भावी जीवन में बहुत ही काम आता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसी अवस्था में बच्चों को शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि यह अवस्था स्कूलीय शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अवस्था में जो भी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है उसका रिटेंशन, उसकी धारणा बहुत ही स्ट्रांग होती है और फिर कभी जीवन में भूलता नहीं है। तो मनोवैज्ञानिक इस बात को मानते हैं, बच्चों को इस अवस्था में शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक मटेरियल को सिखाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये अवस्था सीखने के दृष्टिकोण से बड़ी ही स्ट्रांग अवस्था मानी। अब हम लोग देखेंगे एडोलसेंस एंड लर्निंग। एडोलसेंस का अर्थ होता है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में बच्चे क्या क्या सीखते हैं, इसकी अवधि जो है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक मानी जाती है, इसको किशोरावस्था कहते हैं। और यह जो है कॉलेज की अवस्था होती है। अगर हम क्लास के दृष्टिकोण से देखें तो इस अवस्था में बच्चे उच्च शिक्षा यानी जो है माध्यमिक शिक्षा में या मिडिल स्कूल पास करके, और कुछ बच्चे हाई स्कूल में जाते हैं, फिर उसके बाद इंटर में जाते हैं। तो इंटर स्तर की जो है यह अवस्था होती है जिसमें बच्चे सीखते हैं, और इस अवस्था में बच्चों में जो सीखने की क्षमता होती है वह चरम स्थिति में, क्योंकि यह अवस्था सीखने का गोल्डन पीरियड या जो है स्वर्णिम काल होता है। बच्चे इस अवस्था में ही जो सीख लेते हैं वही उनके भावी जीवन का आधार बनता है। यह वह समय होता है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। बाल्यावस्था खत्म होता है और धीरे धीरे वह परिपक्व होने लगता है। अगर हम लोग संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो 18 साल तक जाते जाते वह मैच्योर हो जाता है, उसे वोट देने का अधिकार, मतलब उसे माना जाता है कि वह वयस्क या परिपक्व बालक या बालिका बन गया। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई और भार दोनों बढ़ता है, काफी तेजी से बढ़ता है। जितना बढ़ना होता है लगभग बढ़ जाता है। लंबाई जितनी बढ़नी रहती है वो भी बढ़ जाता है, वजन भी जितना बढ़ना रहता है बढ़ जाता है, और मांसपेशियों में भी बड़ी तीव्र गति से परिवर्तन। हाथ पैर काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन जाते हैं। और 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई में तेजी से वृद्धि होती है। लड़कियां तेजी से बढ़ना होती है, जितना बढ़ना रहता है 12 से 14 वर्ष की आयु में लड़कियों की लंबाई में भी वृद्धि होती है, मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है, और उनके वजन में भी वृद्धि होती है। उनके हाथ पैर की मांसपेशियां काफी मजबूत बन जाती है। लेकिन इसके विपरीत 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से बढ़ती है। मतलब जो है लड़कियों का जो बढ़ने की उम्र होती है लंबाई और मांसपेशियों में, वह 12 से 14 साल ज़्यादा आइडियल एज माना जाता है या आदर्श उम्र मानी जाती है। लेकिन लड़कों में यह 14 से 18 वर्ष में। यह हमें इंगित करता है कि लड़कियों में बढ़ने की जो गति होती है वह जल्दी होती है अपेक्षाकृत लड़कों की तुलना। अब इस तुलना में इस काल में प्रजनन अंग या रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो विकसित होने लगते हैं। लड़के और लड़कियों में जो है जो मूल प्रवृत्ति जो है जागृत होती है, काम की मूल प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, और वह एक भावी जीवन के शुरुआत करने लगते हैं, जो जीवन का एक मूल उद्देश्य है, जो एक मूल आवश्यकता है।
जिसे हम लोग काम की आवश्यकता के रूप में जानते हैं, उसकी प्राप्ति के क्षेत्र में वे लोग से अग्रसर। इसी अवस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं, ऐसा माना जाता है कि बुद्धि का जितना विकास होना होता है वह 18 साल तक 20 साल तक हो जाता है, और 18 साल तक जाने के बाद सिर्फ अनुभव में वृद्धि होती है। बुद्धि जितना रहना है लगभग वहीं रहती है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना है। सबसे बड़ा इस समय जो परिवर्तन होता है सीखने के क्षेत्र में वह होता है ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। किसी शब्द पर, चैप्टर पर, विषय पर लड़के और लड़कियां ध्यान केंद्रित करते हैं, ये क्षमता उनमें विकसित हो जाती है कि अधिक से अधिक उस पर अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सके, उनकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, यानी जो चीज़ सीखते हैं उसे अधिक से अधिक समय तक याद रखने की क्षमता का विकास उनमें होता है। और इन क्षमताओं में मतलब ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और स्मरण शक्ति की क्षमता में अस्थायित्व आने लगता है, मतलब वह परमानेंट बनने लगता है, यानी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता अधिक समय तक रहती है और अस्थायी रूप से। स्मरण की शक्ति भी अधिक देर तक रहती है और अस्थायी रूप से रहती है। तो यह एक जो है परिवर्तन होता है जो सीखने का आधार बनता है, क्योंकि ध्यान केंद्रित करने से ही सीखने की क्षमता बढ़ती है, और स्मरण शक्ति जब बढ़ती है तो सीखने का जो परिणाम होता है उसमें वृद्धि होती है, क्योंकि अगर स्मरण शक्ति नहीं है तो सीखी हुई बातें जितनी तेजी से सीखेगा उतनी ही तेजी से वह भूल जाती है या खत्म हो जाती है। तो उसमें जो है यह क्षमता के कारण ही बच्चों में सीखने की क्षमता आती है। इस समय की सबसे बड़ी जो समस्या होती है वह यौन समस्या होती है इस अवस्था में। उसके प्रति जो है बच्चे सीखते हैं, सीखने की क्षमता विकसित होती है, लेकिन भारतीय परिवेश में इस पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध होने के कारण उनमें सीखने की यह क्षमता होती है भी वे अधिक मटेरियल की जानकारी नहीं कर पाते। लेकिन वर्तमान समय में परिवेश में बहुत कुछ बदला है। सरकार के तरफ से भी किशोर किशोरियों को इस अवधि में यौन शिक्षा की जानकारी दी जाती है। मीडिया के माध्यम से भी, रेडियो, टीवी या सोशल साइट्स, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से भी बच्चे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त है। तो सीखने के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखा जाए तो यह जो अवस्था होती है वह सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, और इसी अवस्था में बच्चे और बच्चियाँ जीवन के हर चीज़ों को लगभग सीख जाते हैं, जिसका वे भावी जीवन में उपयोग कर पाते हैं। इस प्रकार आज हम लोग विकास के क्रम में सीखने की प्रक्रिया या सीखने की क्षमता पर प्रकाश डालें, और यह जो है इस बात को स्पष्ट किया कि हमें विकास के क्रम में लर्निंग पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, और इसका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि जो बच्चे को हम लोग पालन पोषण करें, तो जिस अवस्था में है उससे संबंधित चीज़ों को सिखाने का प्रयास करें, ताकि उसके अंदर सीखने की क्षमता अधिक से अधिक हो सके, वह एक अच्छा नागरिक बन सके, और जो है अपने भावी जीवन को संवार कर समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए और अंततः देश के लिए लाभकारी। धन्यवाद।